हम्म, चलो अगर नहीं बनाया फिर मैं लास्ट में बता दूंगा इसका नोट्स अलग से सबका। लेट्स हाँ स्टार्ट ठीक। फ्रॉम डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। माय ड्राइंग बोर्ड। Okay, so deduction under section 24, two deductions are there. One is standard deduction at the rate 30% of NAV, and second is 24B of interest on borrowed capital. 24B is allowed flat deduction irrespective। हाँ, अब देखो तुम्हारा चाहे अदर एक्सपेंस कोई भी हो हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तुम्हें मतलब उसकी स्पेसिफिक कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगी। और वो भी एनुअल वैल्यू अगर जिसकी नील है वहां से क्लेम नहीं कर सकते, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से अभी भी हम अलाउ नहीं कर सकते, मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नील होगी पहले ही ऑलरेडी जीएवी। जीवी मतलब एनएवी नील हो जाएगी। In case of house property held in stock and trade or whole, and any part of property is not let out during the whole or any part up to 2 years from being the financially obtained, वही कह रहा होगा जहाँ पे हम नील मिलेगी, इसमें हम बिल्डिंग वाले केस में भी नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे जीएवी नील आ जाती है। मतलब जी मतलब क्या लिख रखे हैं, the HSC will not be entitled as the annual। हाँ ठीक है, मतलब वहां से भी मतलब 2 साल अप टू 2 इयर्स तक तो नील वैल्यू आएगी, तो वहां से भी हमें वो पे करने का नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल वैल्यू नील आ रही होगी, तो हमें मतलब कुछ अलाउ करने का वो नहीं मिलेगा। और लेट आउट की तो वैसे ही इनकम टैक्सेबल वो नहीं होती, स्टॉक मतलब वो जो स्टॉक इन ट्रेड होता है बिल्डिंग वाले केस में, जब तक हमें मतलब वो 2 years फ्रॉम द completion सर्टिफिकेट फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द completion सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड फ्रॉम कंप्लीटेंट अथॉरिटी। अब आते हैं मेन अपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोर्ड फॉर पर्पस ऑफ, ये अंडरलाइन करना, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मतलब चलो ये तो वही है, अलाउड होती है डायरेक्शन, ये तो छोड़ो भी। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन रेट फॉर इज एडमिसिबल एज डिडक्शन। हाँ अब देखो इससे क्या अब मीनिंग निकलता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड। एक सेकंड, एक गायब हो गया यहाँ से मेरे। हम्म अर्ली फॉर दैट इज एडमिसिबल एज डिडक्शन। अब बताओ क्या ये इसकी डिडक्शन मिलती है हमें इस वाले की, इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन। हाँ मिलती है। हाँ करेक्ट, मतलब ये भी मतलब ध्यान रखना, मतलब किस पर मतलब अगर हमने फ्रेश लोन लिया है टू पे द ओरिजिनल लोन, तो वो उसके इसमें में मिल जाएगी उस लोन की भी इंटरेस्ट की भी डिडक्शन। हाँ और इस केस में आता है ना, अगर जब तुम सारा अगर कंसोलिडेट पढ़ोगे ना जो टोटल इनकम, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसकी डिडक्शन हम सेक्शन 80 के अंदर चैप्टर 6 की डिडक्शन में भी कुछ ना कुछ हमें मिलती है, वो प्रिंसिपल पोर्शन की सेक्शन 80C के अंदर। तो यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा लिख के रखना, 80C की डिडक्शन भी याद रखना अगर प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही होगी तो, क्योंकि वहां पे मतलब कई बार क्लिक नहीं हो पाता अगर पूरा अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो साइड में प्लस ए ऐसे लिख देना, रेफर सेक्शन 80C ऑल्सो, इसके क्वेश्चन के मतलब इसके साथ साथ। हाँ जब मतलब पेमेंट होगी ना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट की, तो उसमें उसकी डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिल जाती है। हाँ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओके। इंटरेस्ट फॉर। हाँ इंटरेस्ट फ्रॉम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। प्रीवियस ईयर इन विच द, ठीक है एक बार आगे पूरा पढ़ते हैं पैराग्राफ को। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द प्रायर period prior to the previous year in which the property has been acquired as reduced by any part thereof allowed as deduction under any provision of that can pay big deduction over the head 5 years में मिलेगी in equal installment and commencing from the year of acquisition and completion of construction. Okay, interest for the year in which construction is completed is acquired. Interest relating to year of completion of construction can be fully claimed in the year irrespective of date of completion. अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जिस तो चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये तो वो बता दिया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, मतलब इन बीच मतलब कब से, मतलब जब एक्वायर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है उससे जस्ट प्रीवियस ईयर होता है, मतलब वही कि अब जैसे कैसे बात कर रहा है कि जैसे ये हमारा रुको, ये हमारा पूरा प्रीवियस ईयर है, ये एक ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये मतलब ईयर एक और ईयर एंड हो गया, ये ओपनिंग है,
ये क्लोजिंग है मतलब 31, और ये फिर मतलब क्लोजिंग आ गई नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग। तो एक सेकंड, कोई आया है क्या? तो अब देखो, अगर मान लो अगर प्रॉपर्टी इस अभी यहाँ पे कंप्लीट होती है बीच में हमारे इस एरिया में, तो अब इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द प्रायर पीरियड टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अगर मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई हो हमारी, या फिर एक्विजिशन कंप्लीट हुई हो, तो इससे जस्ट प्रीवियस ईयर हम चेक करेंगे, वो आएगा यहाँ तक ये वाला, और ये वाला मतलब ईयर एंड होगा, तो हमने प्रीवियस ईयर ये वाला यहाँ तक लेना, जितना भी इससे पिछला तक होगा ये होगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन वाला, और ये होगा ना ये सारा हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। और इसमें नीचे क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, मतलब जिस ईयर में हमारी एक्विजिशन कंप्लीट हुई हो या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई हो, उसमें हमें 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, जिस ईयर में हमारी कंप्लीट हुई है, अगर मान लो ये हमारी 1 अप्रैल को हुई है ना, तो मतलब वो उससे पिछले वाला जस्ट मतलब 1/4 को हुई है, तो 1/4 से मतलब अगर मैं पूरी डेट लूँ 1/4/2020 को हुई है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट, तो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक वो सारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में जाएगा, और उसकी 100% रिडक्शन अलाउड हो जाएगी, एक्सेप्ट कि अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हुआ तो वहां पे हम लिमिट चेक करेंगे। और उससे जो सारा पिछला होगा मतलब वो पोस्ट प्री कंस्ट्रक्शन में जाएगा, और उससे हमें 5 इंस्टॉलमेंट डिडक्शन मिलेगी। ओके, फिर इसमें क्या लिख रखा है, पार्ट देयर ऑफ कैन बी क्लेम, वही अब इसमें तो वही लिख रखा है 5 इक्वल ईयर 5 ईयर्स मिलेगी और इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो मतलब ये लाइन अगर ये लाइन अगर कभी लिखते हो ना कि 5 ईयर्स में मिलेगी, तो ये लाइन ऐसे लिखनी होती है, 5 ईयर्स इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 5 इक्वल ईयर में मतलब ऐसे कई बार लिख देना कि इक्वल मतलब 5 साल इक्वल मिलेगी, तो मतलब कई बार ना वो फ्रेमिंग का मतलब डिफरेंस हो जाता है। मतलब कई बार हमें ना तो पढ़ते मतलब वो लाइन तो मतलब ठीक रहती है जब हम लिख रहे होते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त ना वो लाइन प्रॉपर नहीं होती। तो यहाँ पे ये वाली लाइन मतलब वो प्रॉपर लिख के चलना कि 5 ईयर्स इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन, कि मतलब देखो हमें कब से मिलेगी एनुअल इंस्टॉलमेंट, कब से वो 5 इक्वल मिलेगी, जैसे हमारी एक्विजिशन या कंप्लीशन यहाँ पे हुई थी, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ था, इससे पिछले वाला सारा, तो हमें कब से अलाउ होगी यहाँ से मतलब 1/4/2020 से फिर आगे जो भी 5 ईयर्स होंगे एंड तक, तो हमें मिलती रहेगी। ये हो गया चैट। ओके ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, वेयर एनुअल वैल्यू नील होगी, तो उसमें भी 1/5 की तो हमें मिल ही जाएगी। अब ये आगे कंडीशंस एज अंडर। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, लोन बिफोर 1499 लिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम अगर पहले लिया है तो 30,000 की हो जाएगी, अगर हमने लिया है तो मतलब एक्वायर की एक्विजिशन किया है कंस्ट्रक्शन किया है और उसके बाद में किया है, तो क्या हो जाएगी 2 लाख तक की हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा रखा है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पेबल मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है, मतलब पेड नहीं, मतलब हमने ये, और यहाँ पे ध्यान से ये लिख लेना इंटरेस्ट वाले पॉइंट में कि इन दिस एक्चुअल अमाउंट पेड डजेंट मैटर, पेबल मैटर। जैसे अगर इस ईयर में मान लो 1 लाख 10 लाख का वो था, तो लोन था प्रिंसिपल अमाउंट, 12% उसका रेट था, तो उसका करंट ईयर का कितना आएगा 1,20,000, अगर हम माने कि कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन नहीं था मान लो, तो इस ईयर में हमें तुम्हें कितनी मिलेगी, 1,20,000 की होगी, तो 1,20,000 पेबल हो गया। अगर क्वेश्चन में मान लो लिख रखा है कि 1 लाख पे ड्यूरिंग द ईयर, तो तुम वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 लाख के लिए, तो हमें हमेशा एक्रूवल बेसिस पे लेनी होती है इंटरेस्ट और लोन की, तो 1,20,000 की तुम्हें पूरी मिल जाएगी उस केस में, पे मैटर नहीं करेगा इस केस में। और यहाँ पे एक और क्या लिख रखी है, अब देखो ऊपर क्या लिख रखा था, ऊपर वाले में अगर लोन है वो 1,499 से पहले लिया है, तो मतलब इसमें इस केस में हमारी क्या 3 कंडीशन होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ये ध्यान रखना कि लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है, ये ध्यान से लिखे चलना, नो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देयर आर 3 कंडीशंस टू बी चेक्ड। अब फर्स्ट देखो इसमें कैसे इन्होंने अगर बना रखा है, चार्ट की बात करें, देखो ऐसे यहाँ पे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड आ गया, देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम हाउस प्रॉपर्टी लिखना, सेक्शन 24B मतलब 24B के आगे टाइप बनाना लेट आउट या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट में तो सीधा लिख लेना नो लिमिट फॉर डिडक्शन। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब, और वो सबसे पहले तो ये लिख लेना, चाहे प्री इंस्ट्रक्शन या पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, तुम सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद हम चलेंगे लेट आउट है या वो
लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और फिर हम जैसे लेट आउट के केस में लिख देना नो लिमिट, सीधा ही लिख देना नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे वही लिखना कि एक्रूअल बेसिस पे मिल जाती है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड की करोगे तो उस केस में हम फिर हम आगे तुम दो बना सकते हो ऐसे आगे फर्दर। अब फर्दर कैसे दो बनाओगे कि मतलब इससे भी पहले तुम जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखोगे उसके पहले नीचे लिखना लोन बोरोड बिफोर बिफोर 1999। अगर यस हो जाता है तो हमें मिल जाएगी 30,000 की एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट तक की मिल जाएगी, मतलब एग्रीगेट तक की। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब 1.99 से अगर मतलब पहले लिया है तो मतलब क्या है, वो पहली कंडीशन ही फॉल मतलब फेल होगी हमारी कि मतलब कि है, क्योंकि उसके बाद में होता है तब हमें मिलती है 2 लाख तक की मिल जाती है अगर हम वो सेटिस्फाई कर दे। तो अगर मान लो ऊपर वाली कंडीशन फेल कर गई, एक सेकेंड एडमिट, हाँ, अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल कर गई मतलब 1.99 के हमने बाद में लोन लिया है तो उस केस में हम आगे फिर फर्दर दो कंडीशन चेक करेंगे अब आगे। तो अब क्या है, अगर जो कंप्लीशन है वो कहाँ से क्या हुई है, विद इन 5 years कंप्लीट हुई है, और वो भी कहाँ से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन और कैपिटल मतलब इन विच कैपिटल वाज बोरोड। अब देखो, अब जैसे वापस टाइमलाइन बनाते हैं अपन अपनी, ये जैसे 1.4 हो गया, ये चलो हाँ 1.4 हो गया, ये 31.3 हो गया, और ये एक और 31.3 हो गया। तो अगर मान लो अपन ने लोन लिया था यहाँ से, यहाँ पे लिया था लोन, ठीक है, मतलब तो हम 5 ईयर्स कहाँ से लेंगे, जैसे लोन तो हमने चाहे इस ईयर के मिडल में लिया हो, लेकिन हम 5 ईयर्स के स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से इसके 5 ईयर्स काउंट करेंगे, कब तक जाएंगे आगे 5 ईयर्स, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। क्योंकि कैपिटल हमने इस ईयर में बोरो की तो इसका एंड कब होगा, यहाँ पे आके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। तो यहाँ से हम आगे चेक करना होगा। ठीक है, अब आगे इसके में कंस्ट्रक्शन, अब देखो अगर ये भी सेटिस्फाई, अगर देखो अब इसके आगे, अब जैसे तुमने ये इसके आगे ना, जैसे मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ ना जहाँ पे, तो वहाँ पे खुद भी टाइमलाइन बना के चल लेना, तुम्हें मतलब ना रिमेंबर, तुम्हें टाइमलाइन देखते रिमेंबर हो जाएगा, हाँ ये वाला पॉइंट था बस, ठीक है बस। जल्दी जल्दी ऐसे रिवाइज रिवाइज बहुत जल्दी होता है इससे। अब देखो तुम्हारा ये हो गया कि अब देखना अगर, अब ये देखना कि अब जैसे तुमने ये मान लो 5, इसके ना ऐसे 5 टाइप बना देना, 5 जैसे 5 वो प्रीवियस ईयर आते, जैसे ये अब कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 बन गए। अब इसके ऐसे तुमने ये बना दिया, अब इसके आगे नीचे ऐसे बनाना दो, आगे आगे फर्दर अब, कि अब देखो अगर ये सेटिस्फाई मतलब 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीशन होगी हमारी, तो हम आगे क्या जाएंगे कि हम आगे फिर लास्ट, बस लास्ट कंडीशन चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी है वो किस, जो लोन लिया था हमने किसके लिए लिया था, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इनके लिए। अगर इनके लिए लिया था तो वापस 30,000 पे हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी हमारी, क्योंकि रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन हमें मतलब इस पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा वापस। अगर नहीं हुई, अगर यहाँ पे क्रॉस आ गया उसको चेक करने के बाद ये रिन्यूअल के लिए नहीं है मतलब रिपेयर के लिए मतलब नहीं है, तो 2 लाख लिख देना सीधा। जहाँ पे क्रॉस ऊपर से हमारा क्रॉस मतलब जैसे इसमें राइट क्लिक आया था, राइट टिक आया था ना सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख देना 30 की, 30 लिख देना सीधा। और जैसे क्रॉस हुआ फिर हम आगे जाएंगे। अब आगे आओ, जैसे अगर 5 ईयर्स के अंदर सबसे पहले कंप्लीट हो गया तो ठीक है, फिर हम वापस थर्ड स्टेप पे जाएंगे। अगर नहीं हुआ मतलब 5 ईयर्स में नहीं हुआ कंप्लीट, मतलब 5 ईयर्स से ज्यादा लग गए हमारे, 5 ईयर्स के विद इन नहीं हुआ और बियॉन्ड लगे 5 ईयर्स हमारे, तो वहाँ पे क्रॉस लगेगा। और क्रॉस के केस में लिख देना 30,000 पहले वहीं पे। अगर राइट, जैसे अब मान लो 5 ईयर्स के विद इन कंप्लीट हो गया, 5 ईयर्स में हो गया, तो राइट क्लिक आया, उसके आगे हम स्टेप 3 पे जाएंगे वापस। अगर रिन्यूअल के लिए लिया है तो 30,000, अगर नहीं लिया तो 2 लाख हो जाएगी। और ये देखो नीचे क्या लिख रखा है कि, ये देखो, हाउ एवर टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर ए और बी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। तो ये देखो जो अपन मेरा मतलब वहाँ पे मैंने एक वो अपने क्वेश्चन में मतलब एक थोड़ी सी यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम 2 लाख तक की तो मिल ही हाँ जाएगी, चाहे इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन रिपेयर हो गया, चाहे कुछ हो गया, जहाँ पे भी हमें 30,000 मिल गई ना अलग से। और मान लो दूसरे केस में जैसे एक लोन लिया था हमने रिपेयर के लिए, तो उस केस का मान लो उसमें इंटरेस्ट आया था हमारा 36,000, और हमने जो एक्चुअल लोन लिया था मतलब मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका हमारा आ गया 1,50,000। चलो मान लो 1,80,000, सो मैक्सिमम हमें 180 की तो पूरी मिल जाएगी, और उसमें भी हम 30,000 की रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सबसे पहले तो 30 और 2 लाख 180 बन गया 2,10,000। और लेकिन हमें ये मैक्सिमम कितने की मिल सकती है, 2 लाख तक की। और लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये अगर मान लो स्पेसिफाई नहीं है ना कि लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड, तुम्हें मतलब नहीं पता चला क्वेश्चन से, तो वहां नीचे तुम एज्यूम करके आ जाना, मतलब एजम्पशन लिख के आना कि तुम क्या करोगे यहाँ पे। और थोड़ी ना रीजनेबल वो दे के आना कि अगर मान लो कि अगर ये प्रॉपर्टी, रुको एक सेकंड, हाँ, अगर तुम ये नीचे एजम्पशन लिख के आना कि अगर ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम इंटरेस्ट को।
क्योंकि इंटरेस्ट डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और लेट आउट के केस में तुम फुल लिख देना। तो जो भी है तुम ऊपर आंसर लिखो ना, जैसे अगर तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम कर ली, मान लो उसको मान लिया, तो नीचे तुम लिख देना एजम्पशन ऑल्टरनेटिव लिख देना। बट इफ ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना, नीचे लिखना बट इफ दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी देन होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। चलो हमारा ये वाला हो गया। लोन इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीटेड, ये हो गया क्या? सर्टिफिकेट डिडक्शन 2 लाख, ये तो चलो तुम्हारे लिए इतना कोई वो खास नहीं है ये वाला पॉइंट सर्टिफिकेट का। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखते हैं। द सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एज अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अप्लाई टू लेट आउट। वो लिख रखा है कि लेट आउट के केस में वो की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी। जो इंटरेस्ट है वो किस बेसिस पे अलाउ होगा? एक्रूअल बेसिस पे। ये लिख लेना अच्छी तरीके से, एक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ पे तुम ना अगर ऐसे अगर ये लिखो ना एक्रूअल बेसिस पे, तो तुम इसके आगे ना वही लिख लेना कि 1,20,000 फॉर द होल ईयर बट पेड 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। सो होल 1,20,000 इज अलाउड एज पर द एक्रूअल बेसिस ऑफ इन दिस, बिकॉज इंटरेस्ट इज अलाउेबल एज पर एक्रूअल बेसिस। ऐसे लिख के आ जाना, लिख देना अपने नोट्स में भी, चाहे ऐसे लिखो। एक सेकंड पानी पीता हूँ थोड़ा सा। फिर अब आगे unpaid purchase price would be considered as capital borrowed, where buyer entered into an agreement with the seller to pay the sale price in installment along with interest due thereon. The seller becomes the lender in relation to unpaid purchase price, and the buyer becomes the borrower. In such case, unpaid purchase can be treated as capital borrowed. Interest paid can be allowed as deduction. Unpaid purchase price, where buyer enters into an agreement with the seller to pay sale price. अरे वही हो गया ना, देखो अगर मान ले मैंने बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, बायर और सेलर के बीच में कि जो इंटरेस्ट है, मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ कि जो सेल प्राइस मतलब जो तुम हम अमाउंट पे करेंगे ना उसकी, वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू। कि मतलब जैसे एक हमारा जैसे हम जैसे तुमने हायर परचेज प्रॉपर्टी मतलब वो एचपीवी मतलब वो हायर परचेज में तुम करते थे ना कि जैसे इतना पे हो गया, तुम वो उसका इंटरेस्ट कंप्यूट कर देंगे, फर्दर ईयर का कंप्यूट करते रहेंगे। तो जितना भी मतलब एक्रू होता जाएगा ना इंटरेस्ट के साथ हम पे करते जाएंगे, उसका कंसेप्ट वही है सेम। और जितना भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो सारा अलाउड हो जाएगा 24 सेक्शन के अंदर। ये है। अब देखिए इनका चार्ट। एनएवी लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर 24 ही ठीक है, करेक्ट, फुल्ली अलाउड, करेक्ट, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, सॉरी, इंटरेस्ट 24B के लिए है तो रिपेयर के लिए 30,000 के लिए हो जाएगा, वही लोन के लिए है टेकन बिफोर 199, ठीक है। 30,000 एरो लगा तो करेक्ट बिल्कुल। इन टोटल फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, लोन टेकन फॉर 1 आफ्टर, तुम ये फिर ऑफिस से करेंगे सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट वाली कंडीशन है हमें हमेशा मतलब कंसीडर करके चल जाती हो जाएगी। मैक्सिमम 2 ठीक है। बस तुम भी सारे ना ऐसा ही चार्ट बना लेना एक, और यहाँ पे बस वो एक्रूवल के कंसेप्ट लिख लेना, एक एक्रूवल वाला, एक वो अनपेड परचेज पर मतलब तुम्हारा वो मैटर नहीं करता, बस ये लिख लेना इंस्टॉलमेंट में पे हुआ तो वो मैटर कर मतलब वो हो जाएगा कि तुम्हें मिलती रहेगी उसकी डायरेक्शन जितना तुम पे करोगे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर। और ना जैसे वो मैंने टाइमलाइन बनाई थी ना जहाँ भी तुम उसके साथ ना जैसे ये चार्ट बना रहे हो तो सेम टू सेम बना देना। देखो आधे एक पेज में कवर हो जाएगा। तो तुम जिस केस में मैंने टाइमलाइन बनाई थी ना जैसे 5 years वाले केस में, तुम भी सेम टाइमलाइन वैसे ड्रॉ कर लेना अपने, और उसको सॉल्व मतलब लिख लेना। मैंने मतलब अभी तक 2 टाइमलाइन बनाई है तो वो दोनों लिख लेना इसके साइड में। और एक बिल्डर वाले केस में भी टाइमलाइन अपनी जरूर बना देना, वहां से तुम्हें वापस रिकॉल हो जाएगा कि तुमने कैसे कंसीडर करके चलना है, क्योंकि लास्ट में कई बार मगअप मगअप ना हो जाए, मतलब कहीं कंफ्यूज ना हो जाए वापस। ये हो गया। अब ये क्या कंप्यूटेशन इंडर हम कैसे जाते हैं, वही एक्चुअल विदाउट एनी, वही सेम हो गया। ये जो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, फिर एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर आ जाएगा। लेस, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लेस अनरियलाइज रेंट, तभी हम सबसे पहले वो माइनस करते हैं। और सी नोट फॉर बिलो, income tax return however permit deduction of unrealized rent from gross annual value. If this view is taken, the unrealized rent should be deducted only after computing GAV. अच्छा तुम जो, अच्छा सॉरी, जो अगर वीबी मतलब वीबी सर ने मतलब तुम्हें सबको पढ़ाया था ना, जिसको भी पढ़ाया था मतलब तुमने जैसे अगर वो किया है कि जी डिडक्टेड भैया। ओनली आफ्टर कंप्यूट, हाँ कि वो जीएवी में से तुम लास्ट में से माइनस करते हो जीएवी आने के बाद,
तुम्हारा वो कंसेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि देखो लेकिन फिर भी ना आईसीएनए में अल्टरनेटिव व्यू नीचे दे रखा है, तुम ना मतलब प्रेफर करो कि जो मेन स्टेप में आंसर है ना तुम वैसे ही जाओ, नीचे तो वो ऑल्टरनेट से तुम उसको दे दो कि हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मेन देखो क्योंकि आईसीए ने भी सबसे पहले वही किया ना, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करके फिर ट्रीट किया है सबसे पहले, मतलब फिर वैकेंसी लॉस ट्रीट करेंगे। लेकिन इन्होंने नीचे ऑल्टरनेटिव व्यू भी दे दिया है कि मतलब कि वो ये अनरियलाइज्ड रेंट अगर तुमने सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना ली, तुमने कंसीडर कर ली, उसके बाद तुम क्या अनरियलाइज्ड रेंट को बाद में भी लेस कर सकते हो। तो अपना मतलब ये व्यू पॉइंट मतलब ना ऊपर वाला मेरे ख्याल से ना मोस्ट मतलब ज्यादा मतलब ठीक रहता है, नीचे वाला भी गलत नहीं होता जैसे तुम सबने पढ़ा, मेरे को ये चीज पता नहीं थी। देखो 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 मैं भी अपना ईमानदारी से मतलब करेक्ट बताता हूँ, करेक्ट ओपिनियन, देखो मेरे को भी ये चीज पता नहीं थी क्योंकि मैंने भी उस वक्त अपना मॉड्यूल प्रॉपर नहीं पढ़ा था। लेकिन मेरे को अभी देखो ये चीज भी नहीं पता चल गई, ये देखो एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी होता है अनरियलाइज रेंट को ट्रीट करने का। लेकिन ऊपर वाला ये ट्रीटमेंट ना थोड़ा प्रेफर करना है, ये वाला करके आओ तुम। ठीक है भैया। भैया हाँ एक बात पूछनी थी, हाँ हाँ। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे क्वेश्चन की तो स्टेप 1 तो आ जाएगा ER, स्टेप 2 लिख ठीक देंगे है। AR, तो जब हाँ थर्ड को मेंशन करना है तो फिर हमने ऐसे लिखना है कि कंपेयर ER एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, या कुछ नाम होगा स्टेप 3 का? नहीं ऐसे वो, अरे स्टेप 3 को ना तुम्हें अपने आंसर में तो ऐसे लिखना, देखो जी ऐसे लिखना जीएवी, देखो सबसे पहले जीएवी, फिर माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड, फिर आएगी एनएवी, फिर आएगी तुम्हारा 20, ऐसे लिखना, फिर माइनस लेस लिख के ऐसे लेस, फिर लिखना डिडक्शंस, खाली लिखना ऐसे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, फिर ए में लिखना 30% ऑफ एनएवी, वो फिर लिखना बी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऐसे लिखना है तुम्हें। और फिर लास्ट में तुम जैसे ग्रॉस वर्किंग नोट है ना, तुम ऐसे आगे एक कॉलम ऐसे बना लेना, एक आगे लाइन इसके बीच में, अरे हाँ ऐसे। अब ऊपर लिख देना वर्किंग नोट, अगर कोई क्वेश्चन में हो, वैसे कई बार स्पेसिफिकली भी कई बार आ जाता है इसका क्वेश्चन आईएचपी का, तो ऐसे वर्किंग नोट ऊपर बनाना। एक्सपेक्टेड रेंट का वर्किंग नोट 1, जीएवी तुमने कैसे निकाली उसका वर्किंग नोट 2, जो सारे तुम्हारे स्टेप्स है ना उनको नीचे वर्किंग नोट में बनाना, तुम्हारे इसके देखो डबल मार्क्स मिल जाएंगे, एक तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होगी, जीएवी माइनस म्यूनसिपल नेट एनुअल वैल्यू फिर डिडक्शन होगी अलग से होगी, मतलब और क्वेश्चन तुम्हारे हम नीचे GM वर्किंग से नोट्स भी स्टार्ट बन गए। करें ना? क्या? हाँ जीएवी मैंने से, कहा जीएवी से। हाँ हाँ जीएवी से। ठीक है भैया। हाँ चलो ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लिख रखा है, लेट बी, चलो ये वाले क्वेश्चन ना आप करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रखे हैं। इसमें देखते हैं क्या लिख रखा है, डिडक्शन 24E एंड 30,000 की होगी, इंटरेस्ट की अगर बोरोड किया है ऑन और आफ्टर हो गया, ऑन और आफ्टर फॉर रिपेयर्स हो गया, ये आ गया मैक्सिमम 30,000 की हो जाएगी, हाउएवर एग्रीगेट, देखो ये रहा, यहाँ से हमने वो मेरी गलती थी ना ये रही, ये मतलब इसने इन्होंने मतलब स्पेसिफिकली बता ही रखा है कि अगर जैसे ये हमारा आ गया 2 लाख तक, मतलब हम कर सकते हैं, मतलब ये पूरा होता है कि जब मैक्सिमम तुम 2 लाख तक की ले सकते हो, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन मिला के वो होता है। और ये इंटरेस्ट और रिपेयर की मतलब वो सारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती वो 3, अगर मान लो 30,000 तक हो जाता है तो वो अलग से हो जाती है, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये टोटल इंटरेस्ट की आ जाएगी इतनी। अब तो ये देखो नीचे एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर कैन नॉट एक्सीड 2 लाख, मतलब और एग्रीगेट लिख रखा है, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट इंटरेस्ट, मतलब जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टीज होंगी वहां तक 2 लाख तक का मिल जाएगा, और तुम बाकी तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमने किस प्रोपोर्शन में लेना है कि आगे कि ना कितने में कितना लेना है, लेकिन मैक्सिमम तुम 2 लाख तक की ले सकते हो एक मतलब बहुत प्रॉपर्टी से, जब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आ गई तो ये अगर ध्यान भाई रखे चलना। तीन प्रॉपर्टी हुई तो कितना कितना मिलेगा, मतलब इक्वली की कोई रेशो का बंटने का कोई वे है? क्या क्या? मतलब 2 लाख तक मैक्सिमम है ना एग्रीगेट? हाँ हाँ तो देखो अगर उस केस तीन में या तो चार प्रॉपर्टी हुई तो फिर बंटने का कोई तरीका है कि इक्वली बांट देना है? देखो पेपर में तो मैक्सिमम होना तुम्हें 3 प्रॉपर्टी देगा, फोर्थ की ना बहुत देगा ना, तो डिफिकल्ट हो जाता है फोर्थ 4 केस की देना, तो हाँ मतलब वो तीन में ही भी फिर 3 बटा की देगा। दूंगा। हाँ हाँ 3 में भी जाएगा, एक तो लेट आउट डीम लेट आउट मानेगी उसमें तो हमें फुल मिल जाएगी। अब जो बाकी 2 है ना, अगर तुम उस पर इंटरेस्ट की लोगे 2 लाख तक की, तो अगर वो मान लो अगर पहली बात ना मतलब मेरे ख्याल से ना वो इतना पॉइंट देते नहीं है, मतलब कि 2 लाख मतलब एग्रीगेट, मतलब अगर फिर भी तुम्हें देना तुम नीचे लिख के दे देना कि वी आर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ इन बोथ प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 1:1, ऐसे लिख देना, मतलब या फिर कोई ऐसे नीचे स्पेसिफिक एजम्पशन दे देना कि हमने कैसे तुम डिवाइड किया इंटरेस्ट के अमाउंट को,
क्योंकि उसका कोई देखो कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि तुम किस वे में लोगे, किस मतलब किस रेशो में या कैसे वो करोगे। अगर दो उसमें होती है तो 2 लाख में, तो तुम अपनी एजम्पशन देना, दोनों सही होंगी, वो कोई गलत नहीं होगी। बस मैक्सिमम ये लाइन क्या ना कि ये लाइन जरूर लिख के आना कि एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। और ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में भी लिख लेना कि अगर रिपेयर वाले के केस में अगर मान लो 30,000 हो जाता है और ऊपर वाला मतलब 2 केस हो जाते हैं ना कि एक तो 2 लाख तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तीनों की तीनों, और एक मान लो बाई चांस किसी में नहीं हुई एक में, तो उस केस में तो 30,000 हो जाएगी। और ऊपर वाले में मान लो 2 लाख तक की हम ले सकते हैं, मतलब तो ऊपर आ गया 1 लाख 80 और नीचे आ गया 30, मतलब वो एक्सीड कर गया 30,000 तक मिल जाएगी हमें, तो 210 बन गई। और नीचे फिर तुम नीचे एक लाइन लिखोगे, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आता था कि एग्रीगेट इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। यस, यही वापस हाउस प्रॉपर्टी लेटर फॉर पार्ट ऑफ एन सेल्फ ऑक्यूपाइड कंप्यूट जीएवी, वही हम तुम 2 पार्ट में से वो अलग अलग कर दोगे इसको। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होती है तो पार्ट वैल्यू होती है, और ओनली आफ्टर परमिट, ठीक है, ये हो गया। ये देखो अगर वो अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हो ना, तो देखो कितना सही होता है। देखो ऐसे जिस क्वेश्चन में भी कर रही है ना, देखो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट दे रही है, लेकिन तुम अपना ऊपर वाला देखो कि जो वो एज पर रिटर्न होता है ना कि तुम अनरियलाइज्ड रेंट हम बाद में लेस करते हैं, वो हमेशा देखो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट में दे रही है, ना कि मेन आंसर, मतलब ऊपर वाले मेन जो इनका सोल्यूशन करेगी। तो ये जब भी देना, अगर वो तुम अगर दे भी रहे हो ना, गलत नहीं होगा, नीचे बस उसको वर्किंग मतलब ऑल्टरनेटिवली देना जैसे इन्होंने दिया है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी देना, क्योंकि वरना टाइम ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसकी ना तुम स्पेस छोड़ते जाना अगर तुम्हारे पास हो तो। अगर लास्ट में मिल जाए तो लिख देना, अगर नहीं होगा तो चलते चलो आगे। हो गया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये आ गया, इनएडमिसिबल डिडक्शन टैक्स हैज बीन, क्या इंटरेस्ट चार्जेबल which is payable outside India shall not be। हाँ, अगर देखो जब हम फॉरेन वाली होती है ना कि हम अगर मान लो फॉरेन की, अगर तुम्हें फॉरेन की हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है मतलब डॉलर्स वाली में, या फिर अगर तुम इंटरेस्ट की पेमेंट हमने लोन हमने आउटसाइड इंडिया से लिया था, मतलब डॉलर्स वगैरह में फॉरेन करेंसी में लिया था, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन कब मिलेगी कि मतलब ये देखो इनएडमिसिबल मतलब कब हमें नहीं मिलेगी, वो ये बता रहा है कब हमें नहीं मिलेगी। तो कब हमें नहीं मिलेगी, जब हम उस पर टीडीएस ना कटाओ। जब हम वो, क्योंकि तुम पीजीपी में तुमने पढ़ा होगा ना ये, कि अगर तुम्हारा उस पर मतलब अगर हम किसी हाँ, वो फॉरेन 30% का केस टीडीएस का वो कटा नहीं हुआ मिलता। था। 30% वो तो रेजिडेंट को है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि नॉन रेजिडेंट है या नहीं, मतलब वो सारी चीजें मतलब थोड़ी बहुत। अगर टीडीएस कटा होना चाहिए, अगर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो ना किसी बाहर आउटसाइड पर्सन को, तो टीडीएस तुम डिडक्ट करके जाओगे। क्वेश्चन ना ये ध्यान रखना कि अगर तुम फॉरेन करेंसी वाली अमाउंट होगी ना कि जहाँ तुम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, वहां तुम ये ध्यान रखना। और नीचे अपनी एग्जाम्पशन देख के आना कि अगर लिखोगे ना, देखो कितना एग्जामिनर सेटिस्फाई मतलब खुश हो जाएगा कि तुमने लिख दिया कि टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, और या फिर तुम इसके नेगेटिव वे में भी लिख सकते हो टीडीएस टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, और मतलब ऐसे लिख देना उस वे में। और इन रिस्पेक्ट वेयर देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एजेंट। ये तो छोड़ो, ऊपर वाला ना इसको अपने नोट में मेंशन कर लेना जरूर कि पेबल आउटसाइड इंडिया है। तो कब हमें ये तो इनएडमिसिबल बता रहा है सेक्शन 25, तो ये ध्यान रखना कि वो एडमिसिबल नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, इनएडमिसिबल सेक्शन 25। अब हम पढ़ते हैं प्रोविजंस फॉर एरियाज ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। As per the amount of rent received in arrears from a tenant subsequently by a tenant by shall be deemed to be income in the year in which such rent is realized shall be included in property whether such person is resident or not। देखो अब हमने सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन के अंदर, उसमें बताया था ना कि वो ओनर का क्या है करंट उस प्रीवियस ईयर के लिए होना चाहिए, मतलब कि अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, अगर एरियाज ऑफ रेंट हमें अगर सब्सिक्वेंटली भी रियलाइज होते हैं टेनेंट से, तो वो भी उस आईएचपी की मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे जिस हमें क्या है रियलाइज हुए या रिसीव हुए हमें। और क्योंकि देखो अगर इसमें लास्ट में क्या लिख रखा है, वेदर द असेसी इज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, तो तुम अपनी लाइन नोट्स में ये लाइन लिख लेना कि जब सेक्शन 25 ये लिखना है, सेक्शन 25 एरियाज ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव, तो उस केस में लिख देना कि जिस ईयर में हमें रिसीव या होंगे इन विच रेंट इज रिसीव्ड और रियलाइज इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड आईएचपी होगा। और अगर एसएससी उस केस में प्लस पॉइंट लिखना है ऐसे प्लस डाल के प्लस
और एक और रीजन है whether assessee is owner of property or not in that financial year doesn't matter, मतलब assessee is owner in that financial year doesn't matter। सीधा लिखना और ये ध्यान रखना कि 30% की ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तुम ले गए हो उनकी एरियर्स ऑफ रेंट में से। अब ये पड़ता है टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन, टैक्सेबल इन नेसेसिटी का ये अब इसकी शॉर्ट समरी में बताते हैं सेक्शन 25A को पूरा इन्होंने, यही तुम ऐसे लिख देना इनको शॉर्ट समरी में अपना 3 पॉइंट लिखा, तुम्हारा ये भी हो गया। ये भी हो गया। जल्दी से अब क्या पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को-ओनर्स प्रॉपर्टी, where property is owned by 2 or more shares are definite and ascertainable, the income cannot be taxed as income of an AOP। अब देखो मान लो कि अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी की मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसके 2 और मोर पर्सन वो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको, और उसमें मान लो हमें उसका उनका जो शेयर्स है वो हमें और वो हम पता है और डेफिनेट है, मतलब पहले से पता है और उसको निकाल सकते हैं कि कितना शेयर है, तो उस केस में वो क्या है एओपी की इनकम में नहीं जाएगा, मतलब वो उनकी रिस्पेक्टिव इनकम में जाएगा। हम बाइफरकेट कर देंगे वो हम फर्दर कि एओपी मतलब एओपी तुमने पढ़ रखा है ना, क्या होता है बताओ एओपी? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नहीं जाएगा, फिर बीओआई में चला जाएगा ना भाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा ना। वो स्पेसिफिकली मान लो कि अगर तुम्हें पता है कि मान लो आपा 3 पर्सन है, मतलब तू मुदित मैं और एक अरुणा मान लो, और हमें पता है 111 शेयर है हमारा उसमें, तो सीधा हमारी वो 111 में चली जाएगी या फिर तो टैक्सेबल, क्योंकि अगर हमारा शेयर है तो सर्टेन मेरे अकॉर्डिंग। वही डिफरेंस है ना एसोसिएशन और बॉडी में कि वहाँ पे इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सन में कोई भी हो सकता है। हाँ मतलब उसकी रिस्पेक्टिव इनकम में चला जाएगा, जो भी उसमें शेयर होल्ड करा होगा ना उसकी इनकम में चला स्पेसिफिक हो मतलब जाएगा यहाँ वो। पे यही बोल रहा है कि अगर पता होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर वो बीओआई की इनकम में जाएगा हाँ इंडिविजुअल मतलब वो वाला। हाँ